वेलकम टू सिन्हा स्टॉक्स वंस अगेन। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर 4 आईपीओ का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आईपीओ लाने के लिए कंपनी किन किन प्रक्रियाओं से गुजरती है। अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने लिंक लगा दिया है। पहले आप चैप्टर 4 का आईपीओ पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1, 2, 3 बनाए हैं, उसका भी मैंने आई बटन में लिंक लगा दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो। मैं आपको इस सीरीज में बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे कदम रख सकते हो, स्टॉक मार्केट में आप कैसे सफल हो सकते हो। इस सीरीज में मैं कवर करने वाला हूं स्टॉक मार्केट ए टू जेड, जहां आप सीखोगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करें, वगैरह वगैरह और भी बहुत दिलचस्प जानकारियां आपको मिलेगा सिन्हा स्टॉक्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। ये जितना भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा चैप्टर 4 का आईपीओ मार्केट पार्ट 2। आईपीओ के विषय में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जाना था, जहां हम जान रहे थे कि आईपीओ लाने से पहले, आईपीओ तक पहुंचने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से कंपनी गुजरती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। पहले वहां एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में हमने बात किया था, वीसी के बारे में बात किया था, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट। उसके बाद हमने प्राइवेट इक्विटी यानी पीई के बारे में बात किया था। और जब हमें बहुत सारा, कंपनी को बहुत सारा पैसों की जरूरत थी, ज्यादा फंड चाहिए था, बिजनेस का एक्सपेंड इंटरनेशनल स्तर पे करना था, तब वो आईपीओ लाने के बारे में सोचती है। तो आज हम लोग कंप्लीट जानेंगे और आईपीओ चैप्टर को हम लोग आज यहाँ पे खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आईपीओ। तो आपको पता होगा, पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। जैसा कि लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी को ज्यादा फंड चाहिए होता है तो कंपनी आईपीओ लाती है। उसके अलावा भी कुछ और रीजंस होते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर में देखिए, राइज न्यू कैपिटल, पे डाउन डेबिट्स, अपना जो उसका कर्ज है उसको भी कम करने के लिए, एंड लिफ्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ट्रांसपेरेंसी टू द इन्वेस्टर। क्योंकि जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उस पे लोगों का भरोसा और बढ़ जाता है, कंपनी पे भरोसा बढ़ता है, कंपनी और तेजी से राइज करती है दोस्तों। तो आईपीओ लाने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, जो मैं आपको धीरे 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 इसमें समझाऊंगा। आईपीओ लाने से ये होता है कि जो कंपनी में शुरुआत में जो पैसा लगाते हैं जो लोग, जैसे मान लीजिए कि हम, मैंने आपको बताया था एंजल इन्वेस्टर्स थे, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट थे, या फिर पी प्राइवेट इक्विटीज फर्म थी। वो सब भी जो पैसा लगाते हैं, उनको पैसा निकालने का भी एक रास्ता मिल जाता है, क्योंकि उनके पास अब जो शेयर्स है वो पब्लिक में अभी आ जाएगा, यानी अब वो सीधे सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा जब वो आईपीओ मार्केट में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि वो पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है, रिवॉर्ड एम्प्लॉय को भी मिलता है, क्योंकि मान लीजिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और कंपनी अपने एम्प्लॉयज को काफी शेयर्स भी दे देती है। मतलब जैसा उसका रैंक के आधार पे, उसके काम के आधार पे उनको एम्प्लॉय, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो वो भी उसे दे देती है। तो इससे क्या होता है, एक एक तो सिंपली इससे क्या होता है कि भरोसा बढ़ता है, और पैसा तो मेन तो चीज वही है, क्योंकि अपने को ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो आईपीओ को लाना पड़ेगा दोस्तों। कंपनी का नाम बढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी इससे काफी ग्रो करती है, कंपनी का नाम बढ़ता है। तो चलिए कि जैसा अब आ जाते हैं हम लोग फिर से आईपीओ पे आ जाते हैं, और मान के चलते हैं कि जो हमारी कंपनी थी, जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो आपको देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि मैं वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे, एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि लास्ट टाइम हम
छोड़ के गए थे उस कंपनी को। वहां पे हमने एग्जांपल लिया था कि 200 करोड़ रुपए की उसका नेटवर्थ हो चुका था कंपनी का। तो अब भी उसके पास 16% शेयर बचे हुए थे, शेष थे, यानी 8 लाख शेयर अभी भी कंपनी के पास बचे हुए थे। अब उस 8 लाख शेयर्स को कंपनी आईपीओ में लेकर आ रही है, मतलब सिंपली सेकेंडरी मार्केट में लेकर आ रही है। तो आगे कैसे कैसे काम होगा, किन किन आईपीओ कैसे काम करेगा, आईपीओ का पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो आप बने रहो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दबाओ और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जितने भी वीडियो आए वो आपको मिलते रहे दोस्तों। मेरा मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में बता सकूं। मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट में आ जाते हैं, कैपिटल लेके आ जाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, नॉलेज पूरा नहीं होने की वजह से गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है, उनका कैपिटल जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास बढ़िया नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि किस तरह से कंपनी आती है, क्या क्या चीजें करके आती है, मैं उनका हर फंडामेंटल से लेकर A to Z चेक करके देखूंगा, फिर मैं उसमें जाके उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर आपको जड़ से नॉलेज होगा, आपको अंदरूनी नॉलेज होगा दोस्तों, तो आप अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकते हो। और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, शेयर मार्केट में ही करियर बनाना चाहते हो, तब तो आपको वीडियो ये जरूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए दोस्तों। डेफिनेटली इसमें कुछ समय लगता है, 10-15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कि जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 200 करोड़ की कंपनी थी और ये पैसा 200 करोड़ को उस चाहिए था, आईपीओ के माध्यम से वो जुटाना चाहती थी, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करना है। 200 करोड़ की जरूरत थी और अभी भी कंपनी के पास 16% ऑथराइज हिस्सा शेयर्स बचा हुआ था, जो कि करीब करीब 8 लाख, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल मान के चल रहे थे, 8 लाख शेयर अभी भी कंपनी के पास है। इन शेयरों की कीमत 64 करोड़ आंकी गई थी तब जब पी फर्म ने निवेश किया था। लेकिन अब चूंकि कंपनी ग्रो कर गई है, कंपनी आगे जा चुकी है, तो अब हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ गया है। तो उसके जो उसका कैपिटल है, जो उसका नेटवर्थ है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस चीज को कि अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 16% जो शेयर है उसकी कीमत 125 से 150 करोड़ के बीच में कहीं है। यानी हर शेयर का जो कीमत है वो 1562 रुपए से लेके 1875 के बीच होगा। यानी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 8 लाख डिवाइडेड बाई 125 करोड़। ये मैं आपको चार्ट में आगे समझा दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा दोस्तों, बस आप वीडियो में बने रहो। अब दोस्तों इसी में हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आपको मर्चेंट बैंकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 200 करोड़ रुपया का जरूरत होता है और 8 लाख उसके पास शेयर है, और यहाँ पे सारा कुछ है, ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो अगर आप नोट करना चाहो तो। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर का ये मर्चेंट बैंकर्स है, और मर्चेंट बैंकर्स वो होते हैं, इसमें आपको समझा रहा हूं मैं कि आईपीओ लाने के लिए मार्केट में जब आईपीओ आता है तो किन किन चीजों से, किन किन जगहों से जाके कंपनी गुजरती है और तब आईपीओ आता है, ये आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए मर्चेंट बैंकर शुरू करते हैं। आईपीओ लाने का जब कंपनी फैसला करती है, पूरी मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि अब हमें आईपीओ लाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा उनको पैसे मिल सके, तो सबसे पहले जो कंपनी काम करती है वो मर्चेंट बैंकर्स का अपॉइंटमेंट करती है। यानी जो मर्चेंट बैंकर है उसको नियुक्त करती है कंपनी। मर्चेंट बैंकर जो है वो बुक रनिंग लीड मैनेजर, या फिर लीड मैनेजर भी उसको आप कह सकते हो। इनका काम है कंपनी को आईपीओ में मदद करना, यानी कंप्लीट अब इसको लिस्टेड होने में, क्योंकि इसको लिस्टेड होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको बहुत सारा क्लियरेशन चाहिए, मंजूरी चाहिए सेबी की। इसमें कौन मदद करेगा? मर्चेंट बैंकर। तो सबसे पहले ये उसको हायर कर लेगी, नियुक्त कर लेगी। इनका क्या काम होता है? जो मर्चेंट बैंकर होते हैं, इनका जितने कंपनी का जो भी ड्यूज डिजिलेंस करना, ड्यू डिजिलेंस सर्टिफिकेट देना, ये इनका काम होता है। कंपनी के साथ मिलकर ड्राफ्ट, रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टस बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसके विषय में आपको बताने वाला हूं। इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DRHP। ये बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। ये समझ जाएंगे आप तो आप अच्छी कंपनी को पकड़ लेंगे शेयर मार्केट में कौन सी है, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उसके अलावा शेयर को अंडरराइट करना, जिसका मतलब होता है कि मर्चेंट बैंकर ने आईपीओ के सारे या कुछ शेयर कंपनी से खरीदने के बाद उसे पब्लिक को बेचने का समझौता कर लिया है। ये चीज होती है जो मर्चेंट बैंकर करते हैं।
उसके बाद आईपीओ में शेयर की प्राइस बैंड तय करने में कंपनी की मदद भी मर्चेंट बैंकर ही करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने माना कि 1562 है या 1875 इसका शेयर का प्राइस होगा, ये सब तय कौन कर रहा है? ये पहले यहाँ बैठकर तय किया जाता है। कंपनी को उसके रोड शो में मदद करना। रोड शो से यहाँ पे मतलब है कि कंपनी का आईपीओ का प्रमोशन, मार्केटिंग करने का भी जिम्मेवारी मर्चेंट बैंकर का होता है। आईपीओ के लिए दूसरे इंटरमीडियरी जैसे रजिस्ट्रार, बैंकर, विज्ञापन एजेंसी आदि को नियुक्त करने का काम भी मर्चेंट बैंकर्स का होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईपीओ से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जो मैं आपको धीरे धीरे इसमें कंप्लीटली समझा दूंगा दोस्तों। ये मैं कुछ आपके लिए बना के रखा हुआ है ताकि आप इसको नोट कर सको, पॉज करके नोट कर लेना। और इसका पीडीएफ कॉपी चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है। तो चलिए आईपीओ सीक्वेंस में कुछ समझाता हूं मैं आपको कि आईपीओ से जब आईपीओ लाती है तो कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो हमें समझना पड़ता है दोस्तों। तो मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति तो हो गई दोस्तों, जिसका काम आपको पता लग ही गया कि ये सारी कंपनियों को मदद करती है कि भाई कैसे आईपीओ लेकर आना है। उसके अलावा सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देना होता है कंपनी को। सेबी तो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, आपको सेबी के बारे में पता लग जाएगा। तो सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन देती है कि भैया मैं आईपीओ लेकर आना चाहती हूँ, आप ये देख लीजिए क्या इसमें सब कुछ ठीक है। यानी सेबी से आईपीओ को मंजूरी लेना पड़ेगा, बिना मंजूरी के तो वो आईपीओ नहीं ला सकती। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था कि DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये कितना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। इशू को शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को अपना DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करना होता है। इसे पब्लिक के साथ भी शेयर किया जाता है। DRHP में जो जानकारी होती है वो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। पहला, आईपीओ का साइज यानी कितना बड़ा आईपीओ होगा, कुल कितने शेयर जारी किए जा रहे हैं, ये सब कुछ लिखा होता है DRHP के अंदर। कंपनी इशू क्यों ला रही है, आखिर में कंपनी आईपीओ ला रही है तो क्यों ला रही है, और उससे जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी कंपनी, उसके आगे के प्लान क्या है, वो भी बताना पड़ेगा DRHP के अंदर। तो अगर आप DRHP पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है, पैसा पब्लिक से पैसा उठाएगी तो कंपनी पैसा कहां लगाएगी, आपका शेयर ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा। तो आप अगर ये चीज पढ़ लोगे तो आपको तो पता लग जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब है कंपनी अच्छी होगी तो ये सारा कुछ भी अच्छा होगा। सभी फाइनेंशियल कागजात जो कंपनी के जितने भी है, जीएसटी से लेके पैन से लेके और भी जितने बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, जितने भी हो सब सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। और ये डीआरएचपी में इसका जिक्र होता है। मैनेजमेंट का नजरिया आने वाले समय में कंपनी कारोबार कहाँ करेगी, कैसे बढ़ाएगी, मैनेजमेंट का एक लेटर भी जारी करना पड़ेगा, एक फाइल बना के देनी पड़ेगी कि आगे आप क्या क्या करने वाले हो, बिजनेस में आगे क्या क्या रिस्क रहेगा नहीं रहेगा वो भी लिख कर देना पड़ेगा आपको। और मैनेजमेंट में कौन कौन लोग अभी शामिल है उन सबका जानकारी आपको देना पड़ेगा, विद एड्रेस प्रूफ, विद आइडेंटिटी प्रूफ, सब कुछ। तो आप समझ लीजिए कि ये जो DRHP है ये कितना इंपॉर्टेंट है। आईपीओ की मार्केटिंग, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में कि आईपीओ की मार्केटिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हो तो आपको पता लग जाता होगा कि जो आईपीओ होती है उसका मार्केटिंग जो है बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे कंपनी आपने देखा होगा कि अभी ये इशू लेकर आ रही है, आप ये पब्लिक इसको आईपीओ जब आ जाता है मार्केट में तो आप इसको खरीदो, आप इशू में भाग लो, इसके अंदर में बिड लगाओ। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट होती है वो भी तैयारी करती है और मार्केटिंग करती है। ओके, प्राइस बैंड तय करती है, बुक बिल्डिंग करती है, क्लोजर सर्टिफिकेट बनाती है, लिस्ट। और इन सब में क्या होता है कि जैसे अब इसमें जो बुक बिल्डिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। बुक बिल्डिंग, देखिए बुक बिल्डिंग क्या है कि जब कंपनी का मार्केटिंग पूरा हो जाता है, प्राइस बैंड तय होने के बाद कंपनी को आधिकारिक तौर पर कुछ दिनों के लिए शेयर का सब्सक्रिप्शन खोलना होता है कि चलिए ऐसा है कि अब हमारा सब कुछ हो गया, इतना तारीख से इतना तारीख यानी 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये इशू खुला रहेगा, इस बीच में आप बिड लगा सकते हो और आप कोई इशू हो जाएगा आईपीओ। अब उसका जो प्राइस बैंड होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रख लिया 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में, तो उसके बीच में लोग पैसा लगाते हैं और जिस पर ज्यादा बोई लगता है वही शेयर, उसी शेयर का मतलब वही प्राइस जो होता है वो आगे बुक बिल्डिंग में काम करता है और आगे उसी प्राइस पे शेयर मार्केट में आ जाता है।
बुक बिल्डिंग जब हो जाता है दोस्तों, उसके बाद क्लोजर होता है, और क्लोजर के अंदर में क्या होता है कि आपकी जो लिस्टिंग होगी उसका तय कीमत क्या रहेगा, वो कीमत को तय किया जाता है। अब जितना एप्लीकेशन जिस पर सबसे ज्यादा आया होगा जिस प्राइस पे, वही प्राइस पे वो शेयर इशू होगा दोस्तों, लिस्टिंग। अब आ जाते हैं सर लिस्टिंग डे पे। तो लिस्टिंग डे है, इस दिन कंपनी का शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है भाइयों। अब जिस दिन ये लिस्टिंग डे होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है लिस्टिंग डे तक वो पहुंच गई, इसका मतलब उसने अपने सारे काम कर लिए हैं और अब वो लिस्टिंग डे पर पहुंच रही है। उस दिन शेयर की मांग और सप्लाई के आधार पर तय होता है। इसके बाद शेयर अपने कट ऑफ कीमत से प्रीमियम, पार या डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाती है। अब इसके अंदर में डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाती है, इसे कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब चूंकि जब कंपनी है, अब कंपनी आई है तो कंपनी को लोगों ने कितना रिस्पॉन्स दिया है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये भी आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर द आईपीओ। जब तक आईपीओ का इशू खुला रहता है तब तक निवेशक आईपीओ के प्राइस बैंड के भीतर अपनी पसंद की कीमत पर शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं, बिड कर सकते हैं। तब तक उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और एक बार लिस्ट हो गया तो वो बन गया सेकेंडरी मार्केट, यानी जहां पे आप शेयर की खरीद बिक्री करते हो उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और ये जो पैसा लेने का क्रम है, जो पैसा लेंगे वो प्राइमरी मार्केट, यानी जो लोग पैसा दे रहे हैं, जो शुरुआत में जो आईपीओ लॉन्च होगा और लोग अपना अपना उसके लिए आईपीओ के लिए आवेदन देंगे कि भाई मुझे ये लॉट मिल जाए, मुझे लॉट मिल जाए, तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब मार्केट आईपीओ में लिस्ट हो जाती है कंपनी तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। चलिए दोस्तों, तो आईपीओ आपको काफी हद तक काफी कुछ समझ में आया होगा इसके अंदर में, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर मेरा उत्साहवर्धक करें, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता हूं। और भी मैं आपको उसमें कुछ चीजें और भी समझाने वाला हूं, जैसे कि अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन वो होता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि कंपनी का 1 लाख शेयर जो है वो पब्लिक के लिए इशू किया गया है, ठीक है। अब उसके अंदर में सिर्फ 90,000 बिड ही पड़े हैं। अब बिड ही 90,000 पड़े हैं तो इसका मतलब वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। इससे हमको ये पता लग जाता है कि कंपनी शायद पता नहीं कैसा करेगी, नहीं करेगी, एंड दिस इज नॉट अ ग्रेट सिचुएशन फॉर द कंपनी। ओवर सब्सक्रिप्शन ये एक अच्छी सिग्नल है। मान लीजिए कि हमने 1 लाख हमारा शेयर था और उस पर 2 लाख बिड लग गए, यानी डबल टाइम सब्सक्राइब हो गया है, तो इस स्थिति में हमें ये लगता है कि कंपनी अच्छी है और अच्छा कर सकती है। उसके अलावा इसमें तीसरा चीज है, वो है ग्रीन शो ऑप्शन। यानी इसमें क्या होता है कि अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के तहत इशू को ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में अतिरिक्त शेयर, यानी आमतौर पर 15% करने का अधिकार भी होता है, कि कई बार अधिक हो जाए, सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाए तो भी अधिकार होता है। एक और चीज होती है फिक्स प्राइस आईपीओ, जिसको आप जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि कई बार कंपनियां प्राइस बैंड की जगह शेयर की कीमत तय करके आईपीओ लाती है। प्राइस बैंड नहीं होता, सीधे कीमत तय हो जाता है, फिक्स प्राइस रहता है। जैसे अभी कई बार कंपनी ऐसा होता है कि 100 से 120 के बीच में प्राइस होगा, यहाँ प्राइस फिक्स होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिस्ट निकाले हैं जिसको आप देख लीजिए। ये है भारत में जो कंपनियां लिस्टिंग हुई है, और इसमें मैंने कुछ कंपनी आपके लिए एग्जांपल के रूप में रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, 90 रुपए पे इसका इशू प्राइस था। और इसका जो बीआरएलएम है, यानी इसके जो मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो जो इनको मदद करते हैं आईपीओ तक पहुंचने में, वो एसबीआई, सिटी, आईसीआईसी, कोटक, यूबीएस, इस तरह की कंपनियां होती है। जैसे जस्ट डाल आई थी 2013 में, तो उसका 530 पे खुला था। उसके सिटी और मॉर्गन स्टैनली जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने मदद किया था, यानी ये मर्चेंट बैंकर्स थे उनके लिए। उसी तरह से और भी कुछ कंपनियां थी लाइक वी मार्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसके अंदर में हमने जाना, इस चैप्टर के अंदर में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले जाने हैं, वो है कि कंपनियां पैसा जुटाने के लिए, शुरुआती निवेशकों को पैसे निकालने का रास्ता देने के लिए और अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बड़े फंड जुटाने के लिए आईपीओ लेकर आती है। अपने कर्मचारियों को इनाम देने के लिए भी, क्योंकि उससे भी काफी ग्रोथ बढ़ता है, कंपनी का पहचान बढ़ती है, कंपनी को मुनाफा होता है, कंपनी का बड़ा नाम होता है, तो इसलिए भी आईपीओ में आती है। आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर किसी भी कंपनी का सबसे जरूरी पार्टनर होता है। मर्चेंट बैंकर, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, यही मदद करता है। मर्चेंट बैंकर ये एक फर्म होता है जो मदद करता है आईपीओ लाने में, पूरी की पूरी ए टू जेड, सेबी से भी सर्टिफिकेशन देने में। और आईपीओ मार्केट पूरी तरह से सेबी के अधीन है। याद रखिएगा कि इस स्टॉक मार्केट में सेबी इज द बॉस, तो पूरी तरह से सेबी के अधीन है, और सेबी ही तय करती है कि किस कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी देनी है या नहीं देनी। वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ही, यानी आप सेबी पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। और मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, डीआरएचपी।
आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हर निवेशक को, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीआरएचपी जरूर पढ़िए, जिससे कंपनी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, ये सारा चीज। और ये था आपका चैप्टर आईपीओ, और इसमें मैंने आपको बताया कि आईपीओ किस तरह से हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में काम करती है। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं शेयर मार्केट में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हमें जानना होता है, वो आपको दिलचस्प रूप से बताऊं, इंटरेस्टिंग रूप से बताऊं। धीरे धीरे मैं और कोशिश करूंगा कि वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं और मेहनत कर पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।